गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने क्रॉस ब्रिज साइकिल पढ़ा था, जिसमें मसल्स की किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होती है वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम नेक्स्ट हेडिंग में जाएंगे कि मसल्स जब रिलैक्स होती हैं तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। जब मसल्स रिलैक्स, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन के बाद मसल को रिलैक्स होना है। एक बार अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो हमेशा के लिए इस कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में नहीं होती है, उसके बाद उसकी रिलैक्सेशन होनी है। तो जब मसल रिलैक्स होगी तो कौन कौन से इवेंट्स होंगे, तो हम इनको देखेंगे कि किस तरह से मसल जो है रिलैक्स होती है। तो यू नो वेरी वेल व्हेन नर्व इम्पल्स सीजेस, सीजेस की मीनिंग है स्टॉप। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए ऑर्डर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, अब मजीद जैसे हमें इसमें कॉन्ट्रैक्शन की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो जाहिर है तो हम यहाँ से सिग्नल मैसेज इम्पल्स जाएगा इन मसल्स के लिए कि फर्दर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होनी है। तो यकीनन देन जो है फर्दर जो पहले कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी अब वो स्टॉप हो जाएगी। तो सीजेस टू इवेंट्स रिलैक्स द मसल फाइबर। हमारे बुक में दो इवेंट्स का जिक्र है, हालांकि इसमें काफी सारे इवेंट्स होते हैं, हम इनको कंपेरेटिवली जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो कौन से इवेंट्स होते हैं और जब मसल रिलैक्स होती है तो जाहिर है उसके तकरीबन जो अपोजिट ही पॉइंट्स होंगी वो सब मसल रिलैक्सेशन में आती हैं। पर एसटीबी के हवाले से हम देखेंगे कि दो कौन से इवेंट्स होंगे जो मसल को रिलैक्स कराते हैं। पहला इवेंट ये है एसिटाइल कोलिन दैट रिमेन इन द सिनेप्स इज रैपिडली डीकम्पोज्ड बाय एन एंजाइम एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम होता है, वो इसको जो है डीकम्पोज करता है। क्यों जरूरत है डीकम्पोजिशन की? बिकॉज आपको पता है कि नर्व इम्पल्स का जो सिग्नल या मैसेज जब एक्सॉन टर्मिनल तक आया था, पहले तो वो था इलेक्ट्रो था, बाद में वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। केमिकल कौन सा था? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का नेम एसिटाइल कोलिन था, जो मोटर एंड प्लेट के रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ था। वो मैसेज उसने देन मसल सेल को दे दिया। अब इस एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करना है, बिकॉज एक नर्व इम्पल्स या सिग्नल वो मैसेज पहुंच चुका है मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब इसी एसिटाइल कोलिन को जो ब्रेक होना जरूरी है ताकि ये जो है मसल रिलैक्स हो। और हर वक्त जैसे ऐसी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के लिए जो सिग्नल, जैसे अगर एसिटाइल कोलिन अटैच है तो मीन्स वो मसल टेंस स्टेट में जैसे रही। तो इसी एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करने का एक एंजाइम होता है जिसका नेम है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम। तो पहला इवेंट ये होगा सिनेप्स। सिनेप्स हम किससे कहते हैं? यकीनन आगे जो नर्वस सिस्टम के हवाले से ये टॉपिक है, तो सिनेप्स का मतलब होता है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ अटैच होता है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं, जंक्शन को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। या एक न्यूरॉन का जो मैसेज है दूसरे किसी इफेक्टर आर्गन की तरफ जाता है तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। अगर इफेक्टर आर्गन जैसे मसल है तभी ये सिनेप्स कहलाएगा, जंक्शन जो कहलाएगा वो सिनेप्स होगा। ठीक है, सिनेप्स जैसे आपने देखा कि मोटर एंड प्लेट है और इधर जो है न्यूरोलेमा की मेम्ब्रेन है, तो ये जो पॉइंट है जंक्शन की, जो इसे हम कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। दैट रिमेन इन द सिनेप्स इज रैपिडली डीकम्पोज्ड बाय एन एंजाइम एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। ठीक है ना। तो अब एक छोटी हम इलस्ट्रेशन देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हाउ किस तरह से जो है ये ब्रेक होता है। यू नो वेरी वेल, ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन का नेम है, जैसे सार्कोलेमा की एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज मोटर एंड प्लेट, और इस मोटर एंड प्लेट पे ऐसे एसिटाइल कोलिन की रिसेप्टर मौजूद हैं। तो यू नो वेरी वेल, जब मैसेज या कमांड या ऑर्डर जो आया था मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो वेजिकल के अंदर एसिटाइल कोलिन था। ये वेजिकल के अंदर एसिटाइल कोलिन था। वेजिकल इस मोटर न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जब ये फ्यूज हुआ तो यही एसिटाइल कोलिन आके रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ तो आगे इवेंट्स हो रहे थे। कौन से इवेंट्स हो रहे थे? जैसे वो आगे मैसेज गया ट्यूब्यूल्स के जरिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम आयंस जो है रिलीज हुए थे, ये मैसेज था। अब जो है इसको जो आगे फर्दर मसल की रिलैक्सेशन होनी है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन को जैसे स्टॉप करना है, तो इसी एसिटाइल कोलिन को मस्ट बी ब्रोकन डाउन। ये एसिटाइल कोलिन जो ब्रेक होना चाहिए। कौन ब्रेक करेगा? एक एंजाइम ब्रेक करेगा। एंजाइम का नेम है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम।
कहाँ पे मौजूद होता है? इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल, मोटर एंड प्लेट वाले रीजन पे ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस ये एंजाइम मौजूद होता है। तो एसिटाइल कोलिन किस में ब्रेक होगा? एक कोलिन पार्ट में ब्रेक होगा और दूसरा एसीटेट पार्ट में। तो ये कोलिन होगा, देन ये वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। किधर हो जाएगी रीएब्जॉर्ब? जो मोटर न्यूरॉन की जो एंड प्लेट है उसके अंदर ये वापस चला जाएगा कोलिन पार्ट, और कोलिन पार्ट देन इसके साथ एसिटाइल को एंजाइम ये मिलेगा तो दोबारा से वापस ये एसिटाइल कोलिन बनेगा, और यही एसिटाइल कोलिन देन जो है आके वेसिकल के अंदर जो है बंद हो जाता है, और फिर जब भी जरूरत पड़ेगी सिग्नल या मैसेज की तो अगेन जो है ये एसिटाइल कोलिन यहाँ से रिलीज होगा। तो ऐसे इवेंट होते हैं इस जंक्शन पे होते हैं जिसमें रिलैक्सेशन के लिए जो इवेंट होता है उसमें नंबर 1 जैसे एसिटाइल कोलिन मस्ट बी ब्रोकन डाउन, मस्ट बी डिग्रेडेड, मस्ट बी डीकम्पोज्ड, के ये डीकम्पोज होना चाहिए या डिग्रेड होना चाहिए। एसिटाइल कोलिन किसकी मदद से? एक एंजाइम की मदद से। कौन सा एंजाइम? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस। कहाँ पे मौजूद होता है? मोटर एंड प्लेट पे भी मौजूद होता है। क्या करेगा? इसी एसिटाइल कोलिन को कोलिन प्लस एसीटेट में ब्रेक करेगा। कोलिन किधर जाएगा? कोलिन वापस चला जाएगा मोटर न्यूरॉन के एंड के अंदर, फिर उसके साथ आगे एसिटाइल को एंजाइम ए मिलेगा तो एसिटाइल कोलिन बनेगा, देन जो वेसिकल के अंदर ये इसके अंदर जो है क्लोज हो जाता है। फिर दोबारा से जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से ये एक तो पॉइंट हुआ ये कि व्हाट हैपेंस विद एसिटाइल, जो एसिटाइल कोलिन उसके साथ क्या होना है। तो नंबर 1 ये इवेंट है। अब सेकेंड इवेंट की तरफ आते हैं। सेकेंड इवेंट की उसके अंदर क्या होता है? अच्छा, एंजाइम की लोकेशन बताई गई है कि अभी आपने देखा कि दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन सिनेस ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट किसका पार्ट है? यू नो वेरी वेल, मसल का पार्ट है। मोटर एंड प्लेट मसल कौन सा रीजन है? जो एक्सॉन टर्मिनल के नीचे सार्कोलेमा का एक स्पेसिफिक रीजन है, उसे हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट, जिसके अंदर काफी सारे रिसेप्टर्स हैं। किसके लिए? एसिटाइल कोलिन के लिए। उसी मेम्ब्रेन पे ये एंजाइम मौजूद है जो आपने थोड़ी देर पहले देखा। द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस प्रिवेंट्स अ सिंगल नर्व इम्पल्स फ्रॉम कंटिन्यूअसली स्टिमुलेटिंग मसल फाइबर। जैसे हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में देखा कि सिग्नल या मैसेज एक बार आता है, वो एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगर ये एक बार जैसे सिग्नल आए और हम कहेंगे मुसलसल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती रहे, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे एसिटाइल कोलिन ने एक बार मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराया, उसके बाद एसिटाइल कोलिन को ब्रेक होना चाहिए। दोबारा से जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो तो एक नया सिग्नल और इम्पल्स आना चाहिए। दोबारा से जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसके लिए एक नया सिग्नल और इम्पल्स सीएनएस से आना चाहिए। एक सिग्नल या इम्पल्स के जरिए जैसे कंटिन्यूअसली मसल कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, तो उसके लिए जरूरी है कि एसिटाइल कोलिन को ब्रेक होना चाहिए, डिग्रेड होना चाहिए। कौन करेगा? वो एंजाइम करता है। इसी का यही पर्पज है कि बस एक बार जैसे मैसेज गया, कॉन्ट्रैक्शन हुई, कंटिन्यूस नहीं होगी, फर्दर दोबारा से जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है तो एक नया इम्पल्स आए। इस एसिटाइल कोलिन जो रिलीज हुआ है इसका या तो फर्दर काम नहीं होगा, फौरन उधर एंजाइम मौजूद है मोटर एंड प्लेट पे और इसको जो है डिग्रेड करता है या ब्रेक कर देता है, ताकि हमेशा के लिए वो मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ना हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है इस मोटर एंड प्लेट पे। सेकेंड इवेंट, एसिटाइल कोलिन इज ब्रोकन डाउन, द स्टिमुलस टू द सार्कोलेमा एंड मेम्ब्रेन विद इन द मसल फाइबर सीजेस। जैसे एसिटाइल कोलिन जो है ब्रेक हुआ, हाइड्रोलाइज हुआ, डिकम्पोज टूट गया, तो वो स्टिमुलस पहले जैसे मौजूद था, अब वो स्टिमुलस नहीं रहा तो यकीनन मसल जो है रिलैक्सेशन की स्टेट में आनी है, मसल को रिलैक्स होना है अब, बिकॉज ये एसिटाइल कोलिन जो अब तो ब्रेक हो चुका है, तो वो केमिकल मैसेज है वो नहीं रहा तो अब यकीनन जो है मसल को रिलैक्स होना है। मसल फाइबर जैसे विद इन द मसल फाइबर ये जो सिग्नल था वो अब स्टॉप हो जाए। सीज का मतलब होता है स्टॉप हो गया। स्टिमुलस टू द सार्कोलेमा एंड द मेम्ब्रेन विद इन द मसल फाइबर सीजेस। अब जो अब कॉन्ट्रैक्शन का अमल है बंद हो जाएगा, अब यकीनन रिलैक्सेशन है। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है तो ये रिलैक्सेशन है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब भी एक फुली कॉन्ट्रैक्टेड मसल होती है, हमने नोट किया पहले जैसे मसल फाइबर जैसे लाइक रिलैक्स स्टेट में होते हैं,
और बाद में जैसे देखा गया कि जैसे ये कॉन्ट्रैक्टेड हुए, कॉन्ट्रैक्टेड होने के बाद जब दोबारा से वापस रिलैक्स होंगे तो यही सेम इवेंट होंगे। कौन से? जो हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जैसे ए बैंड के अंदर ये एच जोन होता है वो डिसअपियर होता है, एच जोन डिसअपियर होता है, तो एच जोन ये वापस रीअपियर हो गया। और इधर जैसे आपको पता है कि एक आई बैंड भी, जैसे आई बैंड भी है, ये जेड लाइन है और ये आई बैंड है। आई बैंड का एरिया ज्यादा इधर है जब मसल रिलैक्स हुए, और आई बैंड तकरीबन हाफ के बराबर जैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है तो कम होता है, दोबारा से आई बैंड ये बड़ा हो जाएगा। यही चेंजेस होंगी सार्कोमियर के अंदर। और जैसे एक्टिन और मायोसिन की जो क्रॉस ब्रिजेस बनी हुई थी वो भी जैसे क्रॉस ब्रिजेस भी ब्रेक हो जाती है, और क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करने में यू नो वेरी वेल एटीपी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एटीपी जैसे मायोसिन हेड के साथ नया एक एटीपी मायोसिन हेड के साथ जाके अटैच होगा तो क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाती है। दोबारा से जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है तो देन कैल्शियम आयंस वो सीरीज में जब रिलीज होगा, एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, मायोसिन का हेड एनर्जाइज होगा, और मायोसिन का हेड जो पुल करता है थिन फिलामेंट को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई। तकरीबन इसके जो है सेम जो इवेंट हैं जो अपोजिट ही हो गए रिलैक्सेशन के दौरान। एक और इवेंट, द कैल्शियम आयंस विच रिक्वायर ATP quickly moves calcium pump which requires ATP quickly moves calcium ions back into the sarcoplasmic reticulum। पंप का मतलब होता है प्रोटीनियस गेट होते हैं, चैनल होते हैं जिसमें कैल्शियम पास होती है। जैसे अगर आपने नर्वस सिस्टम के हवाले से पढ़ा है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी है, तो उसके अंदर कई ऐसे चैनल्स हैं, गेट्स हैं, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, सोडियम पोटेशियम पंप, ऐसे चैनल होते हैं जिनके जरिए वही जो है आयंस पास हो सकते हैं। तो इसी तरह से जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, अब जो है कैल्शियम आयंस जो वापस मूव करेंगे किसकी मदद से? कैल्शियम पंप की मदद से। और ये एटीपी ड्राइवन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस होता है विच रिक्वायर एटीपी, यानी इसको मूव करने के लिए एटीपी चाहिए। एटीपी चाहिए तो ये एक्टिव प्रोसेस हुआ। क्विकली मूव द कैल्शियम आयंस बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले कैल्शियम आयन किधर थे? कैल्शियम आयंस जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से निकले थे, किसके साथ बाइंड हुए थे? ट्रोपोनिन सी के साथ। अब कैल्शियम आयंस वापस चले जाएंगे, किधर चले जाएंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कैल्शियम आयंस रिलीज भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीनियस गेट, इसी तरह से वापस जो है ट्रोपोनिन सी से भी वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे, पर एटीपी की खर्च के बेसिस पे। डिक्रीजिंग द कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ द साइटोसोल, कॉन्सिक्वेंटली द मसल फाइबर रिलैक्सेस अगेन। इस तरह से जो मसल फाइबर रिलैक्स होता है। यानी दो इवेंट कौन से मेन थे जिसमें एसिटाइल कोलिन को ब्रेक होना है, और दूसरा जैसे ये कैल्शियम आयंस हैं दे फ्लो बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रिलैक्सेशन के जितने भी इवेंट्स हैं हम इनको एक सिंगल पेज के जरिए देखते हैं कि रिलैक्सेशन पूरे प्रोसेस के अंदर होता क्या है, पूरे प्रोसेस के अंदर होता क्या है। ये सारी पॉइंट्स हमने पहले ही पढ़ी हुई हैं, बस इनको अब रिकॉल करते हैं। तो रिलैक्सेशन ऑफ मसल जो है उसमें सबसे पहले जैसे एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम, जैसे यू नो वेरी वेल मोटर एंड प्लेट के जो मौजूद होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मौजूद था, ब्रेक्स डाउन द एसिटाइल कोलिन इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। उसने ब्रेक किया, और ब्रेक किया तो क्या हुआ है? जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्शन पोटेंशियल जो है अब उसको स्टॉप कर दिया उसने, क्योंकि केमिकल मैसेज आगे जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक अब नहीं जाएगा, क्योंकि एसिटाइल कोलिन जो है वो ब्रेक हो गया, तो ये स्टॉप हो गया एक्शन पोटेंशियल। कैल्शियम इज रीअब्सॉर्ब्ड, किधर वापस जाएगा? थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एटीपी ड्राइवर है, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए एटीपी चाहिए। एटीपी को फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द, और फ्रॉम द सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म आपको पता है साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल कहते हैं, और उसी के अंदर आपको पता है मायोफाइब्रिल पड़े थे। मायोफाइब्रिल के अंदर थिन जो फिलामेंट थी जिसका नेम था एक्टिन फिलामेंट, और उसके साथ ट्रोपोनिन सी था, उसके साथ ये जो है बाइंड थी कैल्शियम। अब ये यहीं से वापस चली जाएगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में।
कैल्शियम आइंस कैन नॉट बाइंड टू ट्रोपोनिन। अब जाहिर है कैल्शियम आइंस जो फ्लो बैक हो गए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो कैल्शियम आयन का रोल क्या था जो हमने पहले पढ़ा था, कैल्शियम आयंस का रोल था दे ओपन द बाइंडिंग साइट। अब कैल्शियम आयंस नहीं रहे तो अब वो ट्रोपोमायोसिन है वापस चला जाएगा, एक्टिन को जैसे उसको बाइंडिंग साइट है ना उनको जो क्लोज कर देगा, हाइड कर देगा, मायोसिन की बाइंडिंग साइट को छुपा देगा, वही ट्रोपोमायोसिन। causing the tropomyosin complex to slide back over मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट किसके पास होती है? मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन के पास होती है। उनके ऊपर क्या आ जाएगा? एक्टिन उन मायोसिन बाइंडिंग साइट पे ट्रोपोमायोसिन आ जाएगा। ट्रोपोमायोसिन आ जाएगा तो जाहिर है जो बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन हेड अब खुली नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं होगी ऑन द एक्टिन। क्रॉस ब्रिजेस सेपरेट, क्रॉस ब्रिजेस सेपरेट, क्रॉस ब्रिज को अलग करने का काम एक नया एटीपी होता है, मायोसिन हेड के साथ आके बाइंड होता है तो क्रॉस ब्रिजेस जो है वो सेपरेट हो जाती हैं एंड देन मसल फाइबर रिज्यूम्स इट्स रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट का मतलब है शुरू में ओरिजिनली जब मसल रिलैक्स थी उस जैसी पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरह से मसल रिलैक्सेशन के इवेंट्स हैं। तकरीबन ये सारी पॉइंट्स ऐसे हमने पढ़ी हुई हैं। जस्ट एक ही नई पॉइंट है इसमें कि एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम होता है, वो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करता है, इंपल्स स्टॉप हो जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वापस कैल्शियम आयंस चले जाएंगे। कैल्शियम आयंस वापस चले जाएंगे तो आपको पता है ट्रोपोमायोसिन जो है वो अब दोबारा से एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं उनको जैसे हाइड कर देता है, छुपा लेता है, एक्सपोज अब नहीं होगा। एक्सपोज नहीं होगा तो जाहिर है मायोसिन हेड अब उसके साथ जब तक नहीं मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। और इवन जो क्रॉस ब्रिजेस है वो भी ब्रेक हो जाती हैं। कैसे? जब एक नया एटीपी मायोसिन हेड के साथ जब बाइंड होगा तो मायोसिन हेड एक्टिन से अलग हो जाएगी। इस तरह से मसल की रिलैक्सेशन होती है। तो ऐसी पॉइंट्स हमारे बुक में नहीं है, आप ये खुद अपनी लॉजिक से नोट कर सकते हैं। इवेंट्स ये तकरीबन हमने सारे पढ़े हुए, जस्ट उनका जो रिवर्स होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो उसका रिवर्स है, बस यही सेम। उसके बाद एक हालांकि पीएमसी के सिलेबस में टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा इससे रिलेटेड है, तो एक एंटागोनिस्टिक मसल की हेडिंग है, उनको हम डिस्कस करेंगे। अब पीएमसी के सिलेबस में तो नजर नहीं आ रहा एंटागोनिस्टिक मसल पर, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। स्केलेटल मसल्स वर्क इन पेयर विद वन मसल वर्किंग अगेंस्ट अदर, क्योंकि नेचर ने हमें तो किसी भी बॉडी पार्ट को एक जैसे डायरेक्शन के अंदर उसको मूव कर सकता है, जैसे ग्रुप का होगा। अब ये इसकी स्ट्रेटनिंग होगी तो ये दूसरे किसी मसल की ग्रुप का काम होगा जो इन मसल इन आर्म के पार्ट को स्ट्रेटन कर रहा है या एक्सटेंड कर रहा है। तो यकीनन दो मसल के अलग ग्रुप हो। अगर एक मसल का ग्रुप जिसने बेंडिंग की है कि हमेशा के लिए हमारी इधर आर्म तो ऐसे बेंडिंग स्टेट में नहीं रहेगी, इसको जैसे स्ट्रेटन करने के लिए इसकी अपोजिट एक और मसल का होता है। अगर एक ही मसल में जैसे कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग और पुशिंग फोर्स दोनों हो तो कोई मसल नहीं, क्योंकि मसल के अंदर होती है जैसे पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स नहीं होती है। मसल के अंदर जो पुलिंग फोर्स होती है, पुशिंग फोर्स नहीं होती है। तो इस वजह से जस्ट इन मसल के ग्रुप ने जैसे बेंड किया, पुश नहीं करेंगे, पुश करने के लिए अनदर ग्रुप होगा मसल का, वो उसको जो पुश करेगा। तो वन मसल ऑफ द पेयर, तो इसी वजह से नेचर ने मसल्स को पेयर में रखा है। तो उसमें एक पेयर जैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ज्वाइंट में बेंडिंग हुई है, एल्बो ज्वाइंट के अंदर बेंडिंग हुई है, उस वक्त दूसरा एक ग्रुप होगा जो रिलैक्स होता है। जिस वक्त ये ग्रुप जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसका अपोजिट ग्रुप रिलैक्स होता है। फिर जब ये ग्रुप जो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस वक्त ये ग्रुप जो रिलैक्स होता है। तो ऐसे अपोजिट मैनर में जब मसल वर्क करते हैं तो उस मसल के ग्रुप को कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स। द अदर मसल ऑफ द पेयर कॉन्ट्रैक्ट्स टू स्ट्रेटन द ज्वाइंट। जैसे अभी हमने एल्बो ज्वाइंट का एग्जांपल लिया, जैसे ये बैंड हुआ और स्ट्रेटन हुआ, तो दोनों को बैंड या स्ट्रेटन करने के लिए मसल्स के अलग ग्रुप होते हैं।
तो सच अ सेट ऑफ मसल इज कॉल्ड एज एंट्रागोनिस्टिक मसल्स। ऐसे मसल के ग्रुप को हम कहेंगे ये इंट्रागोनिस्टिक मसल्स हैं। बाइसेप्स में कॉन्ट्रेक्शन हुई, बेंड हुआ, ट्राइसेप में कॉन्ट्रेक्शन हुई, जैसे स्ट्रेटन होता है। एक इलस्ट्रेशन भी आते हैं कि किस तरह से ये अमल होता है, जैसे नोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बाइसेप्स है, इधर जैसे ये मसल्स जो होती है ये बाइसेप है। जब बाइसेप्स में कॉन्ट्रेक्शन होती है तो बेंडिंग होती है, बाइसेप्स में जब कॉन्ट्रेक्शन होती है तो इधर बेंडिंग होती है। उस वक्त ट्राइसेप्स जो है ये रिलैक्स है। जिस वक्त बाइसेप्स, इन बाइसेप्स में कॉन्ट्रेक्शन हुई है, जिस वक्त बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे तो उस वक्त ट्राइसेप जो है इसके अपोजिट साइड पे वो रिलैक्स है। तो ये पार्ट जैसे हमेशा के लिए ऐसे बेंड नहीं होगा, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड या स्ट्रेट करने के लिए उस वक्त ट्राइसेप जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उस वक्त ट्राइसेप्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और जब ये स्ट्रेटनिंग ऑफ द जॉइंट हुआ है तो उस वक्त बाइसेप्स जो है वो रिलैक्स होते हैं। तो ये दो मसल्स के अलग ग्रुप हुए। तो ऐसी मसल्स को हम कहते हैं इंट्रागोनिस्टिक मसल्स। सच्चे मसल्स के पेयर को हम कहेंगे इंट्रागोनिस्टिक मसल्स। सच मसल्स पेयर इज कॉल्ड इंट्रागोनिस्टिक मसल्स। तो बाइसेप और ट्राइसेप का हमारे बुक में तो जिक्र नहीं है, पर हमारे बुक के अंदर है। नी ज्वाइंट का एग्जाम्पल है, नी ज्वाइंट। नी भी इसी तरह से है, यू नो वेरी वेल। जैसे इधर एल्बो ज्वाइंट के अंदर एक हिंज ज्वाइंट है, तो नी के अंदर भी हिंज ज्वाइंट है जो बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग का अमल होता रहता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, फुटबॉल को अगर हम जब किक लगाने के लिए जैसे अपने पाँव को जरा ऊपर करते हैं, बेंड होता है थोड़ा सा, ये जैसे बेंडिंग हुई है, और उसके बाद जैसे फुटबॉल को किक मारते हैं तो वो स्ट्रेटन हुआ। तो ये भी अगेन इसी तरह से हिंज ज्वाइंट की तरह है, जिसमें एक मसल का ग्रुप होगा जो इसको बेंड करेगा और दूसरी मसल का ग्रुप होगा उसको लेग को स्ट्रेटन करता है। तो नी ज्वाइंट का एग्जाम्पल लिया गया है। नी ज्वाइंट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी बोन्स और मसल्स के ग्रुप होते हैं जो अटैच होते हैं। सो नी ज्वाइंट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द सिनोवियल ज्वाइंट। सिनोवियल ज्वाइंट का टाइप नी ज्वाइंट हमने पढ़ा है, और इट इज फाउंड बाय द आर्टिकुलेशन ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द फीमर। एक उसके अंदर जो अब फीमर बोन होती है और प्रॉक्सिमल एंड पे होती है टिबियल बोन होती है। फीमर और टिबियल बोन प्लस में पेटिला के भी साथ इनकी अटैचमेंट होती है मसल्स की। while the anterior junction of these bones पेटिला बोन इज आल्सो आर्टिकुलेटेड। पेटिला बोन भी इसके साथ है फीमर और टिबिया के साथ। अरेंजमेंट देखते हैं, जैसे अभी हमने नोट किया कि ये ज्वाइंट किस तरह से बना है। ये जैसे टिबिया बोन है और ये जैसे फिब्यूला ही नहीं, ये फीमर होगी, फीमर, ये इधर गलत है, ये फीमर है, फीमर बोन है, ठीक है ना। डिस्टल एंड ऑफ द फीमर, फीमर बोन का डिस्टल एंड, डिस्टल का मतलब होता है जो बिल्कुल घुटनों के जो उसके साथ पेटिला बोन के साथ जो पार्ट होता है, ये जो है फीमर बोन का एंड। प्लस में जैसे यू नो वेरी वेल, इस नी के नीचे और फुट के दरमियान दो बोन्स होती है। जो सामने बड़ी बोन होती है वो होती है टिबिया होती है। तो इस एक ज्वाइंट में एक फीमर बोन हुई, दूसरी टिबिया हुई, और इन दोनों बोन्स का जो इंटीरियर एंड पे आपको पता है इधर एक और जो बोन है, छोटी सी बोन, दैट इज कॉल्ड नी कैप और पेटिला। तो ये इस नी ज्वाइंट के अंदर इन बोन्स की कॉम्बिनेशन से जैसे एक ज्वाइंट बनता है। डिस्टल एंड ऑफ द फीमर, ये है डिस्टल एंड ऑफ द फीमर है, प्लस प्रोक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया, यानी फीमर का ये आखिरी सा और टिबिया का स्टार्टिंग वाला पार्ट है, प्लस एंटीरियर एंड पे आप देखेंगे ये नी कैप है या पेटिला है। तो इस तरह से जो है नी कैप और पेटिला जिसे कहते हैं, इस तरह से एक लाइक नी ज्वाइंट बनता है। और इसी नी ज्वाइंट के अंदर आपको पता है कि जब यहाँ पे जो अब फुटबॉल को किक मारने का हमने एक एग्जाम्पल लिया, तो ये ऐसे बेंडिंग होगी और दोबारा से बेंड होने के बाद स्ट्रेटन भी हो सकता है। तो वो कौन से मसल्स के ग्रुप होंगे? इधर थाई रीजन के अंदर दो मसल्स के ग्रुप होंगे। ये इनको जो बेंडिंग या स्ट्रेटनिंग करा रहा है, इसमें थाई रीजन के अंदर इधर दो मसल्स का ग्रुप होता है। जैसे फ्रंट पे आप देखेंगे वो क्वाड्रिसेप मसल्स होती हैं, इधर एक ही मसल है पर हम एक अलग से आते हैं। जैसे अगर हम सामने जैसे खड़े हैं तो थाई रीजन की जो मसल्स हैं, नी के ऊपर जो
फीमर बोन के साथ ये जो मसल्स फ्रंट पे हमें नजर आ रही है, ये क्वाड्रीसेप्स है। और इसकी बैक साइड पे हिप की जैसे बैक साइड पे देखेंगे तो वो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं। जो क्वाड्रीसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं और वही जो इस नी ज्वाइंट को बेंड कराते हैं और वही जो इस नी ज्वाइंट को स्ट्रेटन कराते हैं। ठीक है ना, तो नी ज्वाइंट को बेंड भी कराते हैं और स्ट्रेटन कराते हैं। तो हम इन मसल्स के ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि नी ज्वाइंट के अंदर कौन कौन से मसल्स के ग्रुप है। जैसे हमने आर्म के अंदर इधर पढ़ा था एल्बो ज्वाइंट के हवाले से बाइसेप और ट्राइसेप हैं, तो इधर जो है एक क्वाड्रीसेप्स हैं और दूसरे जो है हैमस्ट्रिंग मसल्स का ग्रुप है। हैमस्ट्रिंग मसल जैसे हमारी ये बैक साइड होती है, तो इस साइड पे जो है इस थाई रीजन की जो है जैसे बैक साइड जैसे ही है, तो इस हिप हम जिसे कहते हैं, तो उनके अंदर जो है हैमस्ट्रिंग है और फ्रंट पे जैसे हम कहेंगे वो क्वाड्रीसेप मसल्स हैं। Antagonistic muscles of the knee joint are a group of hamstring muscles as a flexor. रिकॉल करें, हमने एक छोटा एग्जांपल लिया था, जैसे एल्बो ज्वाइंट में फ्लेक्शन हुई है, तो फ्लेक्सर क्या है, ये बाइसेप्स फ्लेक्सर है। और इसके जो अपोजिट ग्रुप है ट्राइसेप जो है वो एक्सटेंसर है, एक्सटेंशन होती है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी हमने नोट किया कि अगर हम फुटबॉल को जैसे किक लगाने के लिए अपने जैसे एल्बो रीजन में देखते हैं तो बेंडिंग होती है, बेंडिंग होती है उसका मतलब है फ्लेक्शन होती है। तो फ्लेक्शन के लिए कौन सी मसल्स रेस्पॉन्सिबल हैं, बेंड करने के लिए नी ज्वाइंट को बेंड करने के लिए कौन सी मसल्स का ग्रुप रेस्पॉन्सिबल है, हैमस्ट्रिंग मसल एंड द ग्रुप ऑफ क्वाड्रीसेप मसल्स। और जो क्वाड्रीसेप मसल्स होते हैं एज ए एक्सटेंसर, एक्सटेंसर का मतलब होता है जैसे हम अपनी लेग को जैसे नी ज्वाइंट से आगे एक्सटेंड करते हैं, जैसे फुटबॉल को किक लगाई तो ये एक्सटेंशन हो गई, तो एक्सटेंसर मसल्स हैं वो क्वाड्रीसेप हैं। जस्ट एक ही सिंपल सा क्वेश्चन, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं जो बैक साइड पे जैसे मौजूद हैं वो है फ्लेक्सर मसल्स है। फ्लेक्सर मसल्स का मतलब है जो फ्लेक्शन कराते हैं। जैसे इस इलस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि जैसे ये बेंडिंग हुई है, नी ज्वाइंट पे बेंडिंग हुई है, तो यानी फ्लेक्शन हुई है, फ्लेक्सर मसल्स का काम है। और फ्लेक्सर मसल्स कौन से हैं, हैमस्ट्रिंग मसल है। हैमस्ट्रिंग मसल्स कहाँ पे मौजूद हैं, इधर जैसे थाई रीजन है फ्रंट पे, उसके बैक साइड पे जो ये हैमस्ट्रिंग मसल है। आगे वाली जो मसल्स है उनका नेम क्या है, उनका नेम है एक्सटेंसर है, ये क्वाड्रीसेप मसल है। तो यही जो नी ज्वाइंट है जब ये स्ट्रेट होगा तो किन मसल्स के ग्रुप का काम होगा, ये क्वाड्रीसेप का होगा, जिन्हें कहते हैं एक्सटेंसर। जैसे हम अपनी लेग को ऐसे स्ट्रेट करते हैं तो उस वक्त ये एक्सटेंसर और क्वाड्रीसेप मसल्स का काम होता है। जब हम इस अपने जो है नी ज्वाइंट को ऐसे बेंडिंग कराते हैं तो उसमें इन हैमस्ट्रिंग मसल्स का जो ये रोल होता है। जस्ट इतना ही एक पॉइंट है कि हैमस्ट्रिंग मसल्स आर फ्लेक्सर मसल्स, फ्लेक्शन कराएंगे, और क्वाड्रीसेप मसल्स आर एक्सटेंसर या एक्सटेंडिंग कराएंगे, एक्सटेंसर या एक्सटेंडिंग कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स आर मेड अप ऑफ 3 इंडिविजुअल मसल्स। 3 जो है उसमें मसल्स के ग्रुप हैं। कहां पे मौजूद है, बैक ऑफ द थाई। थोड़ी देर पहले हमने नोट किया है बैक ऑफ थाई, उधर ये मसल्स है बैक ऑफ द थाई, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिप रीजन एंड इंसर्टिंग इनटू द नी। इसको हम देखते हैं इलस्ट्रेशन में कि ये मसल्स हैमस्ट्रिंग मसल्स इनको हम कहते हैं। ये हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है 3 मसल्स का ग्रुप होता है। कहां से ओरिजिन इनकी होती है, हिप से, और इंसर्शन कहां पे होती है, नी में। ओरिजिन और इंसर्शन मसल के हवाले से ये टर्म होते हैं। जैसे अगर हम इस एल्बो ज्वाइंट का एग्जांपल लें, बाइसेप का एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बाइसेप का एग्जांपल लेते हैं। बाइसेप मसल होती है ना, तो उसकी ये पॉइंट ओरिजिन होती है। जो स्टेशनरी पार्ट होता है ना जिसपे ये मसल अटैच होती है, इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन कहते हैं। और जो मूवेबल पार्ट होता है उसके अंदर ये मसल आके जो अटैच होती है, इसे कहते हैं इंसर्शन कहते हैं, ओरिजिन इंसर्शन। और दरमियान में मसल का ये जो वाइडर रीजन है, जैसे जो एथलीट होते हैं उनकी मसल्स जैसे बड़ी होती हैं, जो जिसे हम कहते हैं कि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो जैसे अंडे जैसी शेप हो गई, तो ये इसे कहते हैं बैली कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द बैली। ओरिजिन इंसर्शन और ये वाइडर पार्ट होता है जिसे कहते हैं बैली कहते हैं, ओरिजिन इंसर्शन बैली। तो इसी तरह से इसी जैसे मसल्स के बारे में है कि ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिप,
हेमस्ट्रिंग मसल हिप रीजन में उनकी ओरिजिन है। इंसर्शन किसमें इंसर्शन होती है, वो नी रीजन के अंदर है। इलस्ट्रेशन में देखते हैं किस तरह से होगी कि ओरिजिन इनकी जो होती है हेमस्ट्रिंग मसल्स की ओरिजिन होती है, वो जैसे यहां से ये ओरिजिनेट हुई है हिप रीजन से, और इंसर्शन किस जगह पे होती है, इंसर्शन होती है इधर नी रीजन के अंदर। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि जैसे एल्बो ज्वाइंट के अंदर हमने एग्जाम्पल लिया, एल्बो ज्वाइंट जैसे एक पॉइंट ओरिजिन की होती है और दूसरी पॉइंट होती है इंसर्शन की, ओरिजिन और ये है इंसर्शन। इसी तरह से इन मसल्स के हेमस्ट्रिंग मसल्स जो है हिप से ओरिजिनेट हुई और एल्बो के अंदर जो आके इंसर्ट हुई, इंसर्शन हुई। तो ये जो 3 ग्रुप है मसल्स के, हमारे बुक के अंदर नेम नहीं है। ये एक मसल का ग्रुप है सेमी टेंडिनस मसल, ये सेमी टेंडिनस मसल। दूसरा मसल का ग्रुप है सेमी मेम्ब्रेनस मसल, सेमी मेम्ब्रेनस मसल। और तीसरी एक बड़ी मसल है बाइसेप फीमोरिस। तो ये 3 मसल्स हैं जो फ्रंट पे जैसे इधर जो है बोन की इस साइड पे ये क्वाड्रिसेप है, और बैक साइड पे जैसे थाई की बैक साइड पे जो है हेमस्ट्रिंग मसल्स हैं, जिनके अंदर 3 ग्रुप हैं सेमी टेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस और बाइसेप फीमोरिस। ये 3 जो है मसल्स होती हैं और इन्हें हम कहते हैं हेमस्ट्रिंग मसल्स। हेमस्ट्रिंग मसल्स लोकेटेड इन द बैक ऑफ द थाई, थाई रीजन की बैक पे, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिप। आप देख रहे हैं हिप में इनकी ओरिजिन है और इंसर्शन जो इनकी है वो नी के अंदर है, ओरिजिन इंसर्शन। ठीक है, ओरिजिन इनकी होती है हिप रीजन से और इंसर्शन होती है नी रीजन में, ताकि ये बेंडिंग कराए ना, इनका काम ही हेमस्ट्रिंग मसल का होता है बेंड कराना। तो जाहिर है इस नी से नीचे वाला रीजन होगा उसको जैसे ये बेंड कराएंगे तो इंसर्शन इस नी रीजन के अंदर होती है, इंसर्शन इनकी नी रीजन के अंदर होती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि अटैच देम टू द बोन्स इन द पेल्विस, नी एंड लोअर लेग। तो अटैचमेंट किधर है, जैसे एक पेल्विस के अंदर है और नी के अंदर है और जैसे लोअर लेग के अंदर है। बिकॉज लोअर लेग जो है वो पार्ट है इस नी कैप से नीचे वाला रीजन है, उसे हम कहते हैं लोअर लेग। तो उसमें जो बेंडिंग करानी है तो जाहिर है इंसर्शन तो उसी मसल की इंसर्शन तो उसी लोअर लेग में होनी चाहिए जिसको पुल करे और बेंडिंग कराए। तो उसके लिए जरूरी है कि इनकी जो अटैच देम बोन्स के साथ अटैच है, एक तरफ से पेल्विस रीजन में अटैच है, नी रीजन में अटैच है और लोअर लेग में अटैच है, ताकि जो है इनको जैसे मूव करा सके। मूव किस डायरेक्शन में, बेंडिंग पैटर्न में। उसके बाद हेमस्ट्रिंग मसल्स के ओवरऑल हमारे जैसे यकीनन हम फंक्शंस भी पढ़ेंगे, हेमस्ट्रिंग मसल कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, इंक्लूडिंग बेंडिंग द नी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अगर ये इसको टेस्ट वगैरह में इंक्लूड किया जाए। तो हेमस्ट्रिंग मसल्स के काम क्या है, बेंडिंग द नी ज्वाइंट, बेंडिंग द नी ज्वाइंट, एक्सटेंडिंग द हिप ज्वाइंट एंड रोटेटिंग द हिप ज्वाइंट। 3 फंक्शन है हेमस्ट्रिंग मसल्स के जिनको आपने नोट करना है, बेंडिंग द नी ज्वाइंट, एक्सटेंडिंग द हिप ज्वाइंट एंड रोटेटिंग द हिप ज्वाइंट। ये 3 फंक्शन होते हैं हेमस्ट्रिंग मसल्स के। जब भी हेमस्ट्रिंग मसल के अंदर कोई इंजरी होती है, स्ट्रेन का मतलब इंजरी एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर स्ट्रेच, कभी कभार एथलीट होते हैं या ऐसे इंसान कभी गिर भी जाए, कोई हादसा हो तो ओवर स्ट्रेचिंग हो सकती है, ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से मसल में इंजरी हो सकती है। हेमस्ट्रिंग स्ट्रेन कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, देन सीवियर इंजरी भी हो सकती है। मे भी कभी कभार जो टेंडन होते हैं वो भी रप्चर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो बहरहाल ये अक्सर एथलीट वगैरह में ये ऐसी इंजरीज होती रहती हैं, पर इनका काम जैसे आपने नोट करना है बेंडिंग द नी ज्वाइंट, एक्सटेंडिंग द हिप ज्वाइंट एंड रोटेटिंग द हिप ज्वाइंट, 3 इसके काम। अब हम क्वाड्रिसेप मसल्स पे आएंगे, उनका काम क्या है। क्वाड्रिसेप मसल्स, क्वाड्रिसेप मसल, क्वाड लफ्ज का मतलब ही 4 है, जैसे क्वाड लफ्ज का मतलब ही 4 है। क्वाड्रिसेप मसल्स 4 इनके डिफरेंट मसल्स के की वजह से जैसे इनका नेम आया क्वाड्रिसेप। कहाँ पे लोकेटेड है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था हाई रीजन का इंटीरियर पार्ट है, तो ये इसके अंदर जो है क्वाड्रिसेप है। और